हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। देखिए, यहाँ पे आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आपका ये चैप्टर है, आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे ये जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जैसे आपको नाम से ही क्लियर होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है हमें कैसे फसलों को उगाया जाएगा और उनको कैसे हमें बनाए रखना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग गांव में कहीं जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने बहुत से जो होंगे उनके पास औजार देखे होंगे, जो वहाँ पे फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनके पास बहुत से उनके औजार देखे होंगे जो कि वो खेत जो होते हैं उनको जोतने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हल यूज़ करते हैं, प्लफ यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं, खुरपी यूज़ करते हैं, शिकल यूज़ करते हैं, शॉवल यूज़ करते हैं। तो ये वो टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फार्मर अपने फसलों को उगाने के लिए, क्रॉप्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें कह क्या रखा है, पूरी जानकारी देखो। देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपने पहले पढ़ा है कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, पता है ये तो बात आपको, आपने पढ़ा भी होगा। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। और जब वो फोटोस, भाई बेसिकली क्या होता है, आपका जो होता है सन होता है, जो आपका सूरज होता है, उसमें से एनर्जी जो आती है, उसी एनर्जी को तो हम सब यूज़ करते हैं ना। तो वही तो होता है ना भाई, इसकी जो सनलाइट निकलती है आपके सूरज में से, सन में से, वो आप लोग ग्रीन प्लांट लेता है। ठीक है, और ग्रीन प्लांट उसी सनलाइट को यूज़ करता है, जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसको ये एनर्जी को यूज़ करता है। फिर वो उस एनर्जी को जो होते हैं एनिमल्स उसको खाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट को खाते हैं, जो आपके जो ग्रीन प्लांट खाने वाले एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, फिर आप और भी कार्निवोरस आते हैं, फिर हम लोग आते हैं। तो इस तरीके से रहता है आपका। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रखा है कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, और उन्हें बताया कि यहाँ पे भी उन्होंने ये बता रखा है कि यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो उसको यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म अपने फ़ायदे के लिए। तो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस चैप्टर में इतना ही बताया है, यहाँ पे इस वाले पेज में। और यहाँ पे अब सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में हम पहले विस्तार से पुराने समय में जाते हैं कि पहले क्या होता था। जब आपका 10,000 BC पहले आपका जो होते थे, जो लोग होते थे ना, नोमैडिक होते थे। नोमैडिक मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, फिरते रहते हैं, वो लोग होते थे। तो वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। किस लिए जाते थे भाई? खाने के लिए जाते थे। खाने के लिए जाते थे, कपड़ा और खाने के लिए जाते थे। तो फूड एंड शेल्टर के लिए जाते थे। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। और वो क्या होता था, कोई भी रॉ कच्चा, मतलब कच्चा सब्जी खा जाते थे, कच्ची फल खा जाते थे। तो रॉ मटेरियल, रॉ जो होता था, रॉ फ्रूट और वेजिटेबल वो लोग खा जाते थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फिर एनिमल का शिकार करना, जानवरों का शिकार करना स्टार्ट करा, हंटिंग एनिमल करना स्टार्ट करा। तो उसके बाद वो आए कल्टीवेशन में। कल्टीवेशन क्या? कल्टीवेशन करना स्टार्ट करा, लैंड को उन्होंने जो था कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें जैसे मान लीजिए उसमें उन्होंने गेहूं बोए और चावल उगाए, जिस भी तरीके से उन्होंने फसलें बोना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर आपका पैदा हुआ। तो इस तरीके से आपका एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लाता है, जैसे आपका जब एग्जाम होते हैं, क्रॉप क्या होते हैं? तो क्रॉप दोस्तों यही होता है बच्चों की, व्हेन अ प्लांट ऑफ ए सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब जब एक तरह की फसल जो होती है वो बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग अपने आंसर में कैसे लिखोगे अगर कोई पूछता है, व्हेन ए प्लांट ऑफ ए सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब मैंने कुछ भी अपना, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास कुछ गेहूं के बीज थे। ठीक है, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा अपने पूरे, मैंने प्लॉट ले रखा, उसमें पूरा बो दिया। तो मैंने अपनी एक क्रॉप उगा दी वहाँ पे। तो ये क्रॉप का एक बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड इज ऑफ व्हीट। मतलब कि एक ही तरीके की फसल, एक मैंने उस प्लॉट में एक ही तरीके की फसल उगाई है। भाई मैंने गेहूं के उसमें डाले हैं, कोई मैंने राइस के तो डाले नहीं है, गेहूं के उसमें दाने डाले हैं। तो सारी गेहूं की फसल वहाँ पे उगेगी। तो उस चीज़ को बोलते हैं, एक ही तरीके की उगने वाली जो फसलें हैं वहाँ पे क्रॉप आपको कहते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। कि एक ही तरीके की हम लोग जब जो होते हैं फसलें बोते हैं बड़े पैमाने पे, उसको क्रॉप बोला जाता है। ठीक है,
अब क्रॉप आपकी क्या क्या हो सकती है, देखिए आपका सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, तो ये आपके क्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जो होते हैं सीजन वाइज, मतलब आप देखते होंगे ना कि आप जो गेहूं होते हैं आपके अप्रैल में आते हैं, अप्रैल में घर पे आते हैं गेहूं। आप लोग देखते होंगे कि अभी आपके मम्मी पापा डिस्कस करते होंगे कि हमें गेहूं रखवाने हैं। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है कि भाई जो होता है अक्टूबर नवंबर में आपके गेहूं जो होते हैं बोए जाते हैं, उनकी उसके बाद उनको जो कटाई होती है उन फसलों की, वो आपकी जो होती है इस बीच होती है आपके जो मार्च के महीने में होती है लगभग। तो उसके बाद आपका जो होता है अप्रैल तक आपका यहाँ पे मार्च अप्रैल में आपके वहाँ पे गेहूं आपके घर पे आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होता है सीजन वाइज आपके क्रॉप को जो होता है फसलों को आपका डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखा जाता है। तो यहाँ पे जो होता है क्रॉप जो होती हैं वो आपकी सीजन वाइज डिवाइड होती हैं कि मतलब भाई आज अगर बारिश हो गई तो, और कल अगर रेनिंग मतलब बारिश हो गई, कल अगर ठंडा ज़्यादा हो गया, ठंड ज़्यादा हो गई, परसों अगर गर्मी ज़्यादा हो गई, तो इस पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो भारत देश है, इंडिया है, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो वहाँ पे जो होती है क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, टेम्परेचर होता है, कहीं का तापमान जो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है, वो हर जगह वेरी करता है। तो मतलब जो समझ रहे हैं ना आप लोग कि यहाँ पे जैसे कुछ जो आपके समुद्र के पास के एरिया हैं वहाँ पे आपका जो होता है नमी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे आपकी बारिश लगभग ज़्यादातर रहती है। तो वहाँ पे इस तरीके की क्रॉप तो नहीं हो सकती, जैसे गेहूँ नहीं उग सकते वहाँ पे इतने ज़्यादा। तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे यही रीज़न है, आपके सीजन वाइज रखा जाता है, सीजन वाइज आपकी क्रॉप रहती है, क्रॉप को सीजन वाइज ही बांटा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कई सारी रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप भी हमारी ग्रोन करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब समझ रहे हैं, डाइवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारी क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है खारीफ रबी क्रॉप में। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने रबी क्रॉप के बारे में क्या बताया, जैसे मैंने आपको गेहूं के बारे में बताया था। हम लोग गेहूं उगाते हैं, जब हम गेहूं उगाते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। तो मतलब अक्टूबर में हम उनको बो देते हैं, मार्च में हम उनका जो होता है कटाई कर देते हैं, उनको सोन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जब भी पूछेगा तो यहाँ पे आपका जो क्रॉप्स होंगी वो आपकी खारीफ और रबी क्रॉप्स होंगी। तो खारीफ क्रॉप क्या होती है, देखिए खारीफ क्रॉप जो होती है जो आपकी सोन करी जाती है रेनी सीजन में, जो बारिश का सीजन होता है उस पर उसको सोन किया जाता है। रेनी सीजन क्या होता है, रेनी सीजन आपका कब चलता है, जून से लेकर सितंबर तक, तो इसी बीच इसको सोन किया जाता है। तो यहाँ पे आपके जो है कौन कौन से आपके जो खारीफ क्रॉप्स हैं वो आपके पैडी है, मेज है, सोयाबीन हो गई, जैसे ग्राउंड नट हो गए, कॉटन हो गई, ये सब आपकी खारीफ क्रॉप है। अब आपकी रबी क्रॉप कौन सी है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो होते हैं ये जो उगाई जाती है आपकी विंटर सीजन में उगाई जाती है, जब सर्दियाँ होती है, अक्टूबर का महीना होता है तब से स्टार्ट हो जाती है उगाना, इसको उगाते हैं हम लोग, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप में आपका वीट आता है, ग्राम आता है, पी आता है, मस्टर्ड आती है, लाइन सीड आती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब कि क्या, जैसे गेहूं हो गए आपके, मटर हो गए आपके, मस्टर्ड हो गए, लाइन सीड आपकी हो गई, ये आपके यहाँ पे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे पल्सिस भी और वेजिटेबल भी आपकी ग्रोन की जाती है समर में ही, ठीक है, कई जगहों पे। तो पल्स हो गई, दालें हो गई आपकी, सब्जियां हो गई, ये आपकी गर्मियों में ही बोई जाती हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी कि हम जो होते हैं पैडी जो होता है यानी कि धान जो होती है, धान या आपका राइस हो गई, धान चावल जो होते हैं आपके, ये आपका जो होते हैं आपके सर्दियों में ही क्यों, सर्दियों में क्यों नहीं बोए जाते, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको जो होता है चावलों को, आपके धानों को, इनको पानी बहुत लगता है, मतलब पानी इन्हें इतना चाहिए कि ये उसके बगैर नहीं उग सकते। तो इस वजह से इनको केवल रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम मौसम में ही बोया जाता है। जो आपका रेनी सीजन होता है, जो आपका बरसाती मौसम होता है, उसमें ही आपका जो होता है धानों को बोया जाता है। तो ये बड़ा फैक्टर है आपका, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब आपका जो रहता है, तो हमारे जो होता है आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें हमारे ये स्टेप्स हमारे लगते हैं। एक तो क्या लगता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब एक एक करके हम मतलब समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी, यानी कि मिट्टी को हम देखते हैं कैसी मिट्टी है। देखो यहाँ पे होता क्या है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें कैसे कैसे समझना है इसको। देखो यहाँ पे होता है जो मिट्टी होती है ना आपकी, वो मिट्टी में क्या होता है,
उसको बहुत देखा जाता है कि उसमें उसकी क्षमता कैसी है, क्या वो हमारी फसलों को उगा सकेगी या नहीं उगा सकेगी, वो हेल्दी है या नहीं है, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम जब मिट्टी में प्लफिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरीज जो होती हैं उनको हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ पे यही होता है, जो मिट्टी होती है उसको हम, सॉइल जो होती है उसको हम लूजन करते हैं, मतलब उसको हम खोलते हैं। खोलने पे क्या होता है, उसके अंदर हमें जो होते हैं, जो भी हमारी जो फसलें होती हैं उसके लिए हम रास्ता खोलते हैं अंदर तक का, ताकि वो आराम से, जो भी जड़ है जब वो मिट्टी के अंदर जाए तो वो आराम से वहाँ पे जाके सांस ले सके। भाई उस वो भी तो एक जीव है, जो आपका प्लांट है जो अभी हम वहाँ पे लगा रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, वो भी तो एक जीव है ना। तो उसको भी वहाँ पे आपका जो है प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए आपका ये सब किया जाता है, जो मिट्टी होनी चाहिए उसको लूजन किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा ढीला करा जाता है। ठीक है, इस वजह से, ताकि देखिए यहाँ पे आपका, आप लोग देख भी सकते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली, यानी कि ताकि जो जड़ है वो भी सांस ले सके। तो यहाँ पे यही सब बताया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको यही लिखना है कि हमारी जो सॉइल होती है उसको हम लोग लूजन करते हैं, और ताकि हमारा जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब क्रॉप की जो रूट्स हैं, वो ब्रीथ कर सके, मतलब सांस ले सके आसानी से। ठीक है, हमारी तरह सांस ले सके, खुल के सांस ले सके। अब लूजन सॉइल की वजह से क्या होता है, देखिए जब सॉइल आपकी ढीली हो जाती है ना, तब बहुत से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स मतलब जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म हो गए, तो ये भी आपके यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। माइक्रोब्स मतलब जैसे आपके सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो आपके होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो आपके बहुत मैटर करते हैं, सॉइल में रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। और अर्थवॉर्म जो आपको पता ही होगा, जो आपका केंचुआ होता है वो भी होता है। तो केंचुआ और आपके जो जो ये आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये यहाँ पे जो होते हैं मिट्टी की क्षमता को बढ़ा देते हैं, पैदावार को उसको बढ़ा देते हैं काफ़ी, ताकि वो अच्छी हो सके मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे जो होते हैं मिट्टी के लिए, यहाँ पे इसलिए इसको लूजन किया जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये यहाँ पे जो होता है हम मिट्टी के अंदर लूजन कर रहे हैं, चलो मिट्टी को, अब प्लांट उसमें उसमें सांस भी ले सकता है, ठीक है, मतलब उसे एक ब्रीथ कर सकता है इजीली, पर उसे मिट्टी से मिलेगा क्या, क्या वहाँ पे तो केवल कीड़े, जो आप बता रहे हो कि जीवाणु है और आपके अर्थवॉर्म है, तो केवल वही है वहाँ पे, और क्या मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई जीव मरता है ना, डेड प्लांट होते हैं भाई, जो होता है एक मृत्यु जो है वो सबकी होती है, प्लांट की भी होती है, एनिमल की भी होती है। तो जब पौधा या फिर जानवर मरते हैं या हम लोग मरते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है वो हमारा सॉइल में ही रह जाता है, सॉइल में ही रहता है, सॉइल में जाके वो जो सड़ जाता है, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है किसके द्वारा होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके द्वारा हमें जो होता है वो डिकम्पोज होता है। तो हमारे ही शरीर में से निकले हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से निकले हुए, यानी कि जो भी जीव मरा है वहाँ पे, तो वो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो वापस मिट्टी के अंदर चले आते हैं। प्लांट उन्हीं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको ही यूज़ करता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो मतलब ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब जो जीव मरा है, जो जीव की डेथ हुई है, जो डेड आपका प्लांट है, एनिमल है, जो डिकम्पोज हुआ है सॉइल ऑर्गेनिज्म द्वारा, वो आपका मिट्टी में चले गया है, और उसकी जो आपका जो भी थी आपकी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उसमें से निकाल लिए गए हैं ऑर्गेनिज्म द्वारा, वही जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट यहाँ पे यूज़ कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। तो इस वजह से आपका सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। अगर आप लोग कहीं पे कल्टीवेशन करना चाहते हैं, क्रॉप का खेती करना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए आपका सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल हम कहते हैं, लूजनिंग और टर्निंग किया जाता है सॉइल को, इसी चीज़ को हम बोलते हैं जोतना, यानी कि प्लफिंग करना, हल चलाना, प्लफिंग करना, टिलिंग, ये आपका जो होता है इसको ही हम बोलते हैं जोतना। ठीक है, तो इस चीज़ को ही हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। आपसे कोई पूछ लेता है भाई प्लफिंग क्या होता है, बताना जरा, टिलिंग क्या होता है, तो आप लोग अब बिना घबराए बताओगे कि मिट्टी को जब हम लूज कर देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को किस तरीके से करते हैं, प्लफिंग के द्वारा करते हैं, प्लफ के द्वारा करते हैं। हल, जो आपके हल होते हैं, जो हल चलाते हैं और जोतते हैं। ठीक है, अब तो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो होती है पूरा लगा के उसको हम प्लफिंग करते हैं इस तरीके से, तो उस तरीके से हम लूज करते हैं। तो यहाँ पे यही आपका प्लफिंग कहलाता है। अब होता क्या है,
जो आपकी सॉइल होती है कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सूखी होती है, तो उसमें आपका जो होता है प्लफिंग करना इजी नहीं हो पाता। मतलब उसमें हम अगर जोतते हैं उसे, प्लफिंग करना, हल चलाना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसे थोड़ा पानी छिड़क देते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद क्या होता है, बहुत से ऐसे जो प्लफिंग फील्ड रहते हैं, जो आपकी खेती जो रहती है आपकी, जहाँ पे हम हल जोतते हैं, जो आपके खेत रहते हैं, वहाँ पे आपकी जो मिट्टी रहती है ना बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठी रहती है, तो उसे हम बोलते हैं बिग क्लम्प्स। क्लम्प्स बोला जाता है उन्हें, क्लम्प्स। क्लम्प्स मतलब झुंड, झुंड होता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं, अगर ये क्लम्प्स जो झुंड जो होता है सॉइल का होता है, मिट्टी का अगर झुंड होता है एक जगह इकट्ठा होता है अपना जो खेत में होता है, उसको हम बोलते हैं क्रम्स। क्रम्स बोला जाता है उसे, ठीक है। और क्रम्स को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी खेती चाहिए, या ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपका क्रम्ब होता है, मतलब मिट्टी जो इकट्ठी हो रखी है एक जगह, क्लम्प्स बन रखे हैं जिसके मिट्टी के, उसको हमें लेवल पे लाना पड़ेगा, मतलब समतलन लाना पड़ेगा, समतल पे। तो ताकि भाई अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीधी है, मान लीजिए कोई बिल्कुल चीज़ सीधी है, तभी तो आप हल चला पाओगे ना आराम से उसमें, भाई आराम से, तभी तो आप प्लफिंग कर पाओगे ना। मैं इसमें, अगर मेरा एक खेत है, मैं इसमें प्लफिंग करूंगा, तो यहाँ पे मैं जैसे हल चला रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लफिंग जब भी करूंगा ना तब सीधी होगी, ये बिल्कुल एकदम समतल होगा। अब ये इस तरीके से होगा ऊपर खाबर, तो भैया मेरे को भी चोट लगेगी और मेरा फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके, इस चीज़ को बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग मतलब एक लेवल पे उसको लाना। तो हमें लेवलर की जरूरत पड़ती है, विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो आपके लेवलर रहते हैं, लेवलर की मदद से हम लोग उसको एक तरीके से लाते हैं। आपने देखा होगा जो आपका हल होता है उसके पीछे हम लोग बहुत बड़ा सा डंडा लगा देते हैं, उसे एक साथ लेते हो जाते हैं ताकि आपके जो क्लम्प्स हैं टूट सकें, इनको ब्रेक कर सकें और बिल्कुल एकदम हमारा जो खेत है बिल्कुल एकदम समतल हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हम लोग जो होता है मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर मतलब क्या होता है, आपका मैन्योर आपने सुना होगा, जो आपका खाद होती है, खाद हम उसमें सॉइल में डालते हैं ताकि उसको प्रॉपर मिक्सिंग, जो मैन्योर मैन्योर कहते हैं खाद को, मैन्योर आपके सॉइल के साथ मिक्स हो सके ताकि उसको सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मिल सके, ठीक है, जिससे वो जो ग्रो कर सके, अच्छी तरह ग्रो कर सके और अच्छी फसल हमारी उग सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप एग्रीकल्चर जो इम्प्लांट करते हैं, एग्रीकल्चरल हम खेती बाड़ी करते हैं, तो हमें टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे प्लफ हो गया आपका, प्लफ मतलब हल हो गया, ये आपका हल होता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका बिल्कुल जो होता है हल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। और ये आपका एक हॉय होता है, हॉय का मतलब होता है कुडाल। कुडाल जो होती है आपकी, फावड़ा होता है, फावड़ा आपने देखा होगा, ठीक है, वो आपका यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर एक होता है, ठीक है, कल्टीवेटर भी यहाँ पे होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये अंकल जी यहाँ पे अपना जो है, ये अपने दो बैल को लेके अपना हल जोत रहे हैं, तो बिल्कुल समतल ये बना रहे हैं, इस जो खेत है इसको बिल्कुल समतल बना रहे हैं, प्लफिंग कर रहे हैं ये। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लफ का यूज़ हुआ है, हल का यूज़ हुआ है, ये इसकी शाफ्ट हो गई, ठीक है, प्लफ की जो शाफ्ट हो गई, और ये शेयर हो गया आपका, प्लफ का शेयर हो गया। ये बीम होती है जो दोनों, जो ये हैं ऑक्स हैं, इनके जो हैं हेड पे लगा रखे हैं, ठीक है, इनके जो हेड नहीं, सॉरी, इनकी नेक पे लगा रखा है इन्होंने ये बीम। तो इसकी मदद से ये प्लफिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कई बार पूछ लेता है प्लफिंग, भैया प्लफ है क्या? तो प्लफ आपका ये होता है, यहाँ पे एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था, पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था टर्निंग द सॉइल, और आपका जो वीड एंड टर्निंग, आपका लूजनिंग करने के लिए सॉइल को, ठीक है। हम बुल्स का यूज़ करते थे, बुल्स और अदर एनिमल्स, कई बार तो घोड़ों का यूज़ करते थे, कैमल्स जो ऊँट होते थे उनका भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। और ये आपका एक ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप इसमें यूज़ करी जाती है, जिसका बोला जाता है प्लफ शेयर। मतलब एक ट्रैंगल कलर की आपकी जो होती है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप यूज़ करी जाती है, ठीक है, वो आप यूज़ करी जाती है, उसकी मदद से यहाँ पे करा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है वो ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये वाली ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप है वो, ठीक है। ये आपका जब धरती पे लगती है बहुत ज़्यादा, जैसे आपका जेसीबी होता है ना, उस तरीके से ये वर्क करती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है। तो मेन पार्ट जो होता है प्लफ का, आपका लॉन्ग लॉग ऑफ वुड रहता है, जिसे हम प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। जो आपका ये बड़ा सा, ये जो आपका डंडा रहता है, ठीक है, जो उसको कनेक्ट करता है इस वाले पूरे प्लफ शेयर को, तो ये आपका प्लफ शाफ्ट रहता है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इसके बारे में आपका डायग्राम पूछ लेता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका नेसेसरी होता है। और आपका जो पहले के ज़माने में लकड़ी का प्लफ यूज़ किया जाता था, पर आजकल जो है लोहे का प्लफ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है होय। होय का मतलब होता है कुडाल। कुडाल जो होता है एक सिंपल टूल है, जिसको आप, जिसकी मदद से आप जो मिट्टी को खोद सकते हो। लॉन्ग रोड रहती है जिसमें कि आपका जो रहता है लकड़ी भी रहती है और लोहा भी रहता है, तो ये आपकी कुडाल रहती है दोस्तों। ये हॉय है आपकी, ठीक है, ये आपकी पूरी हॉय है, ये इसकी ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, ये इसकी बीम है, ये इसकी बैंड प्लेट है, ठीक है। ये फौड़ा ही टाइप का है, आप लोग देख सकते हैं, रॉड है ये इसकी, ये फौड़ा, ये यहाँ पे जो रहता है यही मिट्टी खोदने का काम आता है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसका, ठीक है। तो ये आपका
ये एक ब्लेड की तरह वर्क करता है, मतलब एक जो ब्लेड की तरह वर्क करता है ताकि मिट्टी खोद सके, ठीक है। और ये आपका कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर मैंने बताया था ना कि जो आपका ट्रक रहता है, जो सॉरी ट्रैक्टर रहता है, ट्रक कैसे चल जाएगा, यहाँ पे ट्रैक्टर रहता है, उसके पीछे आपने ये देखा होगा कल्टीवेटर, ये होता है कल्टीवेटर, ठीक है। नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर जो होता है कल्टीवेटर अपने पीछे लगा लेता है। कल्टीवेटर का जो होता है इम्पोर्टेंस क्यों है दोस्तों, आप जब देख रहे होंगे ये आपका मैकेनाइजेशन है, मतलब कि आप लोग जो टाइम के साथ जो होता था भाई, पहले जो होता था, अब जो पहले इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब यहाँ पे ट्रैक्टर आ गए तो इन्होंने ट्रैक्टरों की मदद से भाई बड़े जो खेत होते हैं, अगर उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक हल चलाएं तो मुश्किल से ही हम, मुझे लगता है कि हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे ट्रैक्टर की मदद से हम आराम से पूरा एरिया कवर कर सकते हैं, आराम से बड़ा से बड़ा फील्ड यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना यूज़ ऑफ कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है, अपना ट्रैक्टर के साथ जोड़ के, ट्रैक्टर के साथ ये कल्टीवेटर लगाया गया है और अपनी जो है ये अपनी मिट्टी को जोत सकते हैं, इस तरीके से आराम से लूजन कर सकते हैं, पूरे पूरे फील्ड को आराम से उसे जोत सकते हैं, ठीक है। अब आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है, ये होता है बीज रोपण, मतलब हम बीजों को जब बो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रहता है। हमें जो होनी चाहिए, मतलब पहले जो बीज होने चाहिए, आप जब भी बीज लेते हो, कोई भी सोइंग के लिए बीज लेते हो, तो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए गुड होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी सीड होने चाहिए, सीड जो होने चाहिए हेल्दी होने चाहिए और गुड वैरायटी के होने चाहिए। तभी यहाँ ये पैरामीटर बहुत मैटर करते हैं भाई। कोई भी अगर तुम चीज़ अच्छी बोओगे, अच्छा माल बोओगे, तभी तो तुम्हें अच्छा चीज़ मिलेगा, आउटकम भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे हम इनपुट जो करते हैं, मतलब जो हम बीज जो लाते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कीड़ा हीड़ा लगा नहीं होना चाहिए, वरना आपको खुद को परेशानी हो जाएगी फार्मर को, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सीड बताया गया है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड यही रहता है आपका, आप लोगों को क्वालिटी चेक करनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखी है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ये एक्टिविटी क्या है, इसमें इन्होंने बताया है कि आपको एक बीकर लेना है, एक गिलास ले लो, उसमें आप लोग पानी भर लो, ठीक है। उसमें आप लोग जो भी हैं, जो भी सीड आप यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप लोग बीज जो हैं उसमें आप लोग डाल लीजिए, जिसको भी आप लोग बोना चाहते हैं। आपको वेट करना है कुछ देर तक। अब वेट करने के बाद क्या होगा, अब उसमें से बहुत से ऐसे बीज होंगे जो कि फ्लोट करेंगे, मतलब तैरेंगे उस वाटर में, मतलब पानी में तैरेंगे, उस गिलास में तैरेंगे ऊपर की तरफ को। मान लीजिए मैंने इसमें गेहूँ गे दे 2-3 दाने, तो एक दाना ऊपर आ गया। अब इसका मतलब क्या है, और एक दाना उसमें नीचे चले गया गहराई तक। अब इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, आज आपको पता होगा कि जो चीज़ जो तैरती वो चीज़ है जिसके अंदर हवा होती है, ये आपको पता होगा ना। तो आप जब जिस बीज को इस पानी में डालोगे, इस बीकर में डालोगे, जो भी इस बीकर में डालोगे इस बीज को, तो वो अंदर से खाली होगा। तो उसके अंदर खाली जब कोई अंदर से होता है तो उसके अंदर हवा भरती है, और जिसके अंदर हवा भरती है वो पानी में तैरता है। तो जो खाली होगा अंदर से, यानी खोखला हो चुका होगा, वो ऊपर पानी में तैरेगा, तो वो बीज खराब होगा। इसका मतलब ये है, जो अच्छा बीज होगा अंदर से बिल्कुल मतलब कवर होगा, वो आपका पानी के नीचे चले जाएगा। तो ये बीज खराब है। इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हो कौन सा बीज अच्छा है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे सोइंग करी कैसे जाती है, तो दोस्तों आजकल ट्रेडिशनल टूल यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं, इस ट्रेडिशनल टूल को बोला जाता है फनल। फनल बोला जाता है। फनल है क्या, देखो फनल ये है, ये जो अंकल जी हैं दोनों, ये यहाँ पे फनल का यूज़ कर रहे हैं। फनल क्या है, बेसिकली जो आपके फनल इस तरीके से होता है, ठीक है। फनल आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा। तो फनल जो होता है उसमें ये वाले जो अंकल है वो तो अपना ये जो है फील्ड को करते जा रहे हैं, जोतते जा रहे हैं। ये वाले जो हैं आपके जो वाले अंकल हैं, फार्मर जो हैं, फार्मर अंकल, ये यहाँ पे इसमें जो है फनल की हेल्प से उन बीजों को उन साथ साथ डालते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम आराम से होता जा रहा है। इस तरीके से पूरे जो हमारा खेत है उसमें हमने बीज बो दिए हैं। तो यही यहाँ पे तरीका, इस चीज़ को हम बोलते हैं फनल। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसके बाद आता है सीड ड्रिल। इसके अलावा आजकल सीड ड्रिल भी यूज़ किया जा रहा है। सीड ड्रिल क्या होता है, ये सीड ड्रिल भी एक मेथड है। मेथड ये भी फनल वाला ही है। यहाँ से आपके जो होते हैं, ये आपका पूरा सीड ड्रिल है। ये आपके क्या होते हैं कि आपके जैसे आपने गेहूं का दाना डाला तो इन जगहों से ये निकलते चले जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक तो ये बहुत जल्दी हो जाता है भाई, उसमें एक जने को आपको जो होगा फनल की हेल्प से आपको यहाँ पे हर एक पूरे खेत में जो होंगे बीजों को बोना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो होगा बस आपको ऑटोमेटिकली मशीन में डालना है, और अपना ऑटोमेटिकली आप लोग स्टार्ट करो जब ट्रैक्टर, तो अपने आप ही यहाँ पे जो होंगे बीज अपने आप ही खेतों में चलते चले जाएंगे ट्रैक्टर के साथ।
गिरते चले जाएंगे, बोते चले जाएंगे आप लोग सीड। तो यहाँ पे जो होंगे, जब सीड को हम बोते चले जाएंगे तो इसमें फ़ायदा ये रहता है, आप लोग देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो भी यूनिफॉर्म, एक जैसी डिस्टेंस, समांतर डिस्टेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस में ये होंगे जो आपके बीज होंगे वो इस तरीके से बोते चले जाएंगे। मान लो इस लाइन में एक चले गया, इस लाइन में एक चले गया, इस लाइन में एक चले गया, तो आप लोगों की क्रॉप जो होगी बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म बन जाएगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगी, एक पैटर्न में बन जाएगी, अच्छे खासे पैटर्न में बन जाएगी, यूनिफॉर्म पैटर्न में बन जाएगी। ठीक है। पर फनल वाले मेथड में क्या होगा, फनल वाले मेथड में भैया कहीं हमारा जो होगा, हमारा बैल मुड़ गया रास्ते में, तो हमारी क्रॉप इस तरीके से हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके जो क्रॉप होती है, कुछ आप में जो सीड्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वो आपका जो होता है, बर्ड्स जो होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, उनको आसानी से दिख जाते हैं, तो वो उन बीजों को खा लेती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये मेथड सीड ड्रिल मेथड बहुत ही बेस्ट है। तो ये आजकल यही यूज़ किया जाता है। तो इसकी मदद से जो होते हैं आपकी जो सीड्स होते हैं वो बचे रहते हैं, वरना चिड़िया उन्हें खा सकती है। ठीक है। और वो एकदम जो होते हैं सही इक्वल जगह में ही, बिल्कुल समान जो होती है, एक दूसरे से बिल्कुल एकदम सही जगह पे वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो लेबर होता है उसका टाइम भी काफ़ी सेव होता है। तो यहाँ पे ये आपका बड़ी अपडेट है। दूसरा रीज़न जो सीड ड्रिल का यूज़ करने का है वो है ओवर क्राउडिंग। जब आप जो फनल वाला मेथड है उससे यूज़ करते हो तो आपका जो हो सकता है, जो एक जगह आपके 4-5 आपके जो होंगी सीड्स गिर जाए, बीज जो होते हैं एक जगह ज़्यादा गिर जाए, एक जगह कम गिरें, तो वहाँ पे क्या होगा, जिस जगह ज़्यादा गिरेंगे वहाँ पे क्रॉप बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना, झुंड सा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं तो एक समान चलेगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से एक दूसरे समांतर दूरी होगी और वो एक दूसरे मतलब बिल्कुल लीनियर वाइज वो चलते चले जाएंगे और आराम से हमारे कहीं भी इस तरीके क्लम्सिस नहीं बनेंगे। ठीक है। तो हमें परेशानी नहीं होगी, हम आसानी से अपने कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है, इसके साथ ही उसमें जो सॉइल होती है हमें जो होनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर एक समांतर दूरी भी होंगी तो उनको एक समान सनलाइट भी मिलेगी, पानी भी एक समान मिलेगा। भाई वो इक्वल डिस्टेंस पे है, न्यूट्रिएंट्स भी एक साथ ही मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी दूरी एक दूसरे से मतलब समान है। अगर एक दूसरे समान नहीं होगी तो उनकी जो दूरी होगी, अगर एक दूसरे समान नहीं होगी तो किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, जिसके कारण क्रॉप बर्बाद हो सकती है। तो ये जो है सीड ड्रिल सबसे बेस्ट मेथड है। आपसे पूछ लेता है सीड ड्रिल कौन सा, सीड ड्रिल बढ़िया है, फनल बढ़िया है, सीड ड्रिल बेस्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। भाई मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। मैंने आपको बताया मैन्योर का मतलब होता है आपका जो आपका खाद होती है, खाद को बोलते हैं मैन्योर। और जो आपके ये फर्टिलाइज़र होता है इसको बोलते हैं उर्वरको। ठीक है, उर्वरको बोलते हैं इसे। और ये भी बहुत ज़रूरी है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ज़रूरी है आपकी हेल्दी क्रॉप बनाए रखने के लिए, आपको ये चाहिए। अब यहाँ पे इनका काम क्या होता है, देखिए आपका जो सॉइल होती है उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और फील्ड जो होती है आपकी, अगर हम उसको बिना उसे जोते छोड़ दें तो बताइए उसका क्या होगा, तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए लगातार क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं, जो फार्मर होते हैं उसमें मैन्योर डालते हैं, टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि जो सॉइल है उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको, जैसा हमें होता है, हमें खाना चाहिए। अगर हम खाना ना खाएं, भाई हम पानी पीते हैं उसमें से हमें मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल मिलते हैं, तो हमें जो है कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलते हैं, तो प्रोटीन मिलता है, तो हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं। इसी तरह प्लांट को भी चाहिए। प्लांट को अगर मिट्टी से नहीं मिल पाता, वो नहीं मिलता है मैन्योर से। मैन्योर में, खाद में वो सारे जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि उसको हेल्दी बनाते हैं क्रॉप को, ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, उसको भी खाना चाहिए। तो यहाँ पे फार्मर होते हैं वो डंप जो प्लांट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उनको ओपन प्लेसेस पे उनको वो डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद उनको उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है। उस डिकम्पोज मैटर को ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है। तो एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाती है, जैविक मैन्योर बनाई जाती है, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाती है इसके माध्यम से। यानी कि जैसे क्या होता है, देखिए फार्मर जो होते हैं, फार्मर जो किसान होते हैं, वो आपके जो एनिमल वेस्ट होते हैं, प्लांट का वेस्ट हो गया, आपने देखा होगा काऊ का डंग होता है, गाय का गोबर हो गया, और जो प्लांट्स होते हैं जो आपके बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फार्मर ने एक जगह इकट्ठा कर लेता है, उनको सड़ने का वेट करता है। जब वो सड़ जाते हैं ना तो वो मैन्योर बन जाते हैं, वो खाद बन जाते हैं। वो एक ऑर्गेनिक खाद होती है, मतलब जैविक खाद होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है।
उसको यूज़ किया जाता है। आजकल जो है इनऑर्गेनिक मैन्योर भी बहुत देखने को मिली है, वो यूज़ नहीं करते, वरना आपका जो होता है फसलें बर्बाद हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये इसमें एक्टिविटी एक दे रखी है 1.2, हो सकता है बहुत से जगह ये कराई जाए। तो इसमें यही दे रखा है, आप लोग एक मूंग और ग्राम सीड लो और उनको आप लोग 3 इक्वल जो होते हैं फ्लास्क में डाल लो। फ्लास्क जैसे इन्होंने बच्चों ने डाले हैं, एक गिलास में डाल लेना। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, मतलब इन्होंने एक ग्लास ए में उन्होंने लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ लिटिल काउ डंग, मतलब जो पहला जो बीकर है उसमें उन्होंने, इस वाले बीकर में उन्होंने थोड़ा सा गाय का गोबर मिलाया है, थोड़ी सी मिट्टी मिलाई है। ठीक है, और जो आपका जो ग्लास बी है उसमें उन्होंने जो है जो सॉइल है उसको यूरिया के साथ मिक्स किया है, जो आपकी मिट्टी है उसमें यूरिया मिलाया है। ठीक है, और जो तीसरा ग्लास है उसमें उन्होंने मिट्टी डाली है, कुछ बिना कुछ डाले, उसमें कुछ नहीं डाला, बस मिट्टी डाली है। ठीक है, और उसमें वाटर डाल दिया है, उसमें थोड़ा, अब इन तीनों गिलासों में उन्होंने एक थोड़ा थोड़ा वाटर डाल दिया है और उसमें एक बीज बो दिया है, मतलब कोई भी उसमें एक बीज बो दिया है। ठीक है, और उसको उन्होंने कुछ देर संभाल के रखा है, कि कुछ दिन उसे छोड़ दिया है वैसे ही, कि 7 दिन 10 दिन उसको संभाल के रखा है कि अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखो, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे होगा क्या। तो मैंने बताया पहले वाले में तो हमने काऊ डंग मिलाया, मतलब गाय का गोबर मिलाया, इसमें हमने अमोनिया मिलाया। अमोनिया मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर कहा जाता है अमोनिया को, जिसे हम बोलते हैं उत्पादक भी बोलते हैं, उर्वरक भी बोलते हैं, खाद भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपका, ये आपका मैन्योर है, खाद है, ये आपका उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, और इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया। तो आप लोग देख रहे हो इसमें जो है ज़्यादा हो गया, जो फर्टिलाइजर वाले में ज़्यादा हो गया, अच्छे खासे इसमें आपकी ग्रोथ हुई है, इसमें थोड़ी कम हुई है, मैनुअल वाले में हुई है बहुत, थोड़ी कम हुई है, पर जिसमें हमने कुछ नहीं मिला उसमें बहुत ही कम हुई है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि फर्टिलाइजर हमें यूज़ करना चाहिए, हमें मैन्योर यूज़ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब तो ये हो गया। पर ऐसा नहीं होता, गलत आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे जो होते हैं आपके फर्टिलाइजर होते हैं, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से आपके जो घर के पास ही बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, हो सकता है फर्टिलाइजर की फैक्ट्री हो, तो वहाँ पे आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बनता है, ये कुछ फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो ये बनते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्री में, आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो होता है ये फर्टिलाइजर जो होते हैं ये काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। इससे हम जो हमारा खेत होता है उसमें अच्छी पैदावार जो होती है, फसल अच्छी तरह उग सकती है। पर लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर हम इन फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दें, एक्सेसिव यूज़ कर दें, तो ये हमारी जो होता है, जो मिट्टी होती है उसको लेस फर्टाइल बना देता है। वो जो मिट्टी को होता है ना, उसको जो होता है वो अब उपजाऊ नहीं रह सकती, वो खराब हो जाती है, ये उसको बर्बाद कर देता है। आपने देखा होगा जब आप, जैसे बहुत से आपने देखा होगा कि हम कुछ किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना। ऐसा भी होता है ना, जो शुगर होता है, शुगर को हम ज़्यादा खा ले तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है, इस तरीके से हो सकता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, आप लोग फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, और साथ में यहाँ वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल की, अब वो उपजाऊ नहीं है, बंजर हो जाती है। तो इस चीज़ को ऐसा ना हो, इसलिए फार्मर यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज़ करता है, ऑर्गेनिक खाद यूज़ करता है, क्योंकि उसमें इस तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, इस तरीके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो यहाँ पे ये रहता है। अब यहाँ पे साइड इफेक्ट यानी कि आपके जो होते हैं, आपके साइड इफेक्ट रहते हैं आपके फर्टिलाइजर के, मैन्योर के आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो पूरी तरीके से जैविक है, ऑर्गेनिक है, उसके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे। ये आयुर्वेदिक है, ये आपका एलोपैथी है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एलोपैथी दवा में आपके साइड इफेक्ट होते हैं, आयुर्वेदिक में आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम जैविक यूज़ करते हैं, हम लोग खाद से ही अपने जो होते हैं फसलों को उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्रॉप रोटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन होता क्या है, अब मान लीजिए मैंने अपने जो खेत है उसमें मैंने एक फसल बोई, ठीक है, अब उसकी कटाई कर दी। मतलब क्या, पहले मैंने इसमें अपना कुछ इसमें बोया, मान लीजिए मैंने इसमें गेहूं बो दिए, गेहूं मैंने अक्टूबर में बोए और मैंने उसकी जो कटाई थी आपकी, वो मैंने आपकी मार्च में कर दी। पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ, अब मैंने जो था आपका रेनी सीजन आया, उसमें मैंने चावल इसमें बो दिए। तो इससे क्या रहेगा, मेरी जो मिट्टी है, मेरा जो खेत है वो हमेशा उपजाऊ रहेगा, है ना। उसमें ये नहीं रहेगा कि भाई वो एक दिन, आपने देखा होगा अगर हम काम करना छोड़ दें,
ठीक है, हम में जंग लग जाता है। इसी तरह मिट्टी में भी जंग लग जाता है अगर उसमें अपना क्रॉप जो होती है, अगर उसमें फसलें बोना आपने रोक दिया तो वो एकदम बंजर हो जाएगी। तो इस चीज़ को ही हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, कि हमने एक के बाद दूसरी क्रॉप बो दी, एक के बाद दूसरी बोई, एक के बाद दूसरी बोई, ताकि एक साइकिल हमारी चल रही है, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इस चीज़ को ही बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे आप लोग इसको अगर डेफिनेशन को आप लोग याद कर सकते हैं, अनदर मेथड रेप्लिकेटिंग द सॉइल विद रोटेशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, दिस इज डन बाय ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। ठीक है, मतलब ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए, अलग क्रॉप होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर एक सेशन में अलग अलग क्रॉप हम बोते हैं। ठीक है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा, आपने जो अपने 7th क्लास या 6th स्टैंडर्ड में, कि आप एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये भी आपका जो होता है नोड्यूल, जो रूट्स होती है आपके प्लांट्स में, उसमें मौजूद रहता है। ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर क्या है। ठीक है, उर्वरक और अपनी खाद में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया ना, फर्टिलाइजर आपका इंडस्ट्री में बनता है, मतलब मैन मेड एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैन मेड, मनुष्य के बनाया बनाया हुआ, खुद उसके हाथों से बनाया हुआ आर्टिफिशियल है। ठीक है, मैन्योर जो है आपका क्या है, नेचुरल सब्सटेंस से बनता है, मतलब जैविक से बनता है, जो नेचुरल सब्सटेंस है उनसे बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू, जो भी गाय का गोबर है, किसी भी का भी गोबर है, उसको सड़ाते हैं। प्लांट्स जो बचे हुए प्लांट जो खराब हो जाते हैं, या सब्जी खराब हो गई, फल खराब हो गए, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको सड़ाया जाता है, उससे मैन्योर तैयार होता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपका जो होता है नेचुरली बनता है, ये आपका मैन मेड बनता है। ठीक है, ये आपका मैंने बताया फैक्ट्रीज में बनता है, मैंने बताया ना फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। ये आपका खेतों में बनता है, मैन्योर जो बनता है खेतों में बनता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, ये आपका जो होता है किसी भी प्रकार का ह्यूमस सॉइल को नहीं पहुंचा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। जैसे फर्टिलाइजर हम जब यूज़ करते हैं तो हमें ह्यूमस नहीं मिलता सॉइल में। ह्यूमस पता है क्या होता है आपका, जैसा आपने जो पत्तियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ आपने देखा होगा, कोई पेड़ होता है उसके नीचे बहुत सारी सड़ी पड़ी सी पत्तियाँ होती हैं, काली हाली सी, है ना, आपने देखा होगा ना, तो वो उस चीज़ को बोलते हैं ह्यूमस। तो जब आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हो भाई, वो तो मैन मेड है, उसमें किसी प्रकार का आपका जो होगा ह्यूमस नहीं होगा, पत्तियां नहीं होंगी। तो इस वजह से आपका जो खेत रहते हैं बहुत ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं, उसमें कोई इस तरह के ह्यूमस नहीं होता। तो आपकी फसलों में जब आप कटाई करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती। पर मैन्योर के केस में सबसे बड़ा रीज़न यही है, उसमें लॉट ऑफ ह्यूमस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें झाड़ होती हैं, मतलब धरन होती हैं, सड़ी पत्तियाँ उसमें मिली रहती है मिट्टी में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर दोस्तों रिच होता है काफ़ी, जो होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन उसमें होती है, फॉस्फोरस उसमें होता है, पोटेशियम होता है। तो फर्टिलाइजर उसमें बहुत बहुत ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, तो मोस्टली फर्टिलाइजर ही वैसे यूज़ किया जाता है। और मैन्योर जो होता है वो रिलेटिवली लेस आपका यूज़ होता है। पर लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फर्टिलाइजर हमें कभी भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, वरना इसकी वजह से जो होती है हमारी क्रॉप बर्बाद हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस दोनों के बीच में बताया। अब मैन्योर का यही है एडवांटेज आपका, देखें तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक होती है, बेटर कंसिडर किया जाता है फर्टिलाइजर से। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को भी ये ज़्यादा पकड़े रखती है। और इसमें जो होते हैं आपके जो सॉइल पोरस बनते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी, यानी कि जो इसमें जो होते हैं कुछ छेद बन जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है आपके माइक्रोब्स भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो जैविक है। जैविक होने की वजह से जो उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स बन जाते हैं जो उनको बनाए रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सॉइल होता है उसकी जो टेक्सचर होती है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इरीगेशन की। इरीगेशन का मतलब क्या होता है भाई, पानी देना। पानी क्यों देना भाई, पानी सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। और प्लांट्स को दोस्तों 90% वाटर चाहिए होता है। ये कई बार पूछ लेता है कितना परसेंट वाटर चाहिए होता है प्लांट्स को, 90% वाटर चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही उसे मिनरल फर्टिलाइजर भी चाहिए या मैन्योर चाहिए। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जर्मिनेशन जो होता है आपका सीड का, अब बात करते हैं यहाँ पे जर्मिनेशन क्या है। एक टर्म आ गया जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब जो बीज होता है वो फूटता है, यानी अंकुर फूटना, किसी जो सीड होता है आपका बीज का फूटना, वो बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो मैंने बीज बोए हैं फूटेंगे, उसमें से आप जो निकलेगा वो अंकुर हो चुका है, उसमें से आप प्लांट निकलेगा, जो भी क्रॉप निकलेगी उसमें से, तो वो आपका कहलाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ पे जो होता है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाटर में, वो आप पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट को, और वाटर की मदद से ही वो आपका जो होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड बनता है। तो यह आपका रहता है आपका
तो इसी कारण हमें जो होता है, हमें जो मॉइस्चर होता है सॉइल में, पानी को लगातार देना चाहिए ताकि हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी रहे, उसमें वाटर रेगुलरली जाए, उसकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, वाटर जो होता है आपका, जो होता है रेगुलर, आपकी जो सप्लाई होती है वाटर की वो रेगुलर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने आज दिया आप परसों दे रहे हो, फिर मतलब इस तरीके से नहीं कि आपने आज दिया कल नहीं दिया परसों दे रहे हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डेली देना है तो डेली दोगे, शाम को 7 बजे दे रहे हो तो 7 बजे ही दोगे। तो ये आपका रहता है, इस तरीके से करोगे तो अच्छी फसल आपकी हमेशा होगी। रेगुलर इंटरवल यहाँ पे फॉलो करना चाहिए क्रॉप को बनाए रखने के। अब यहाँ पे एक और मैटर भी है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जब गर्मियाँ पड़ती हैं समर के सीजन में तो पानी आपको ज़्यादा चाहिए, और जब आपका ठंडी रहती है तो पानी आपको कम चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा मैटर रहता है। यहाँ पे इरिगेशन को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे वाटरिंग द प्लांट, अगर आप लोग सर्दियों में ज़्यादा पानी कर दोगे तब भी फसल ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। तो इरिगेशन के यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब यहाँ सोर्सेज क्या मतलब कि यहाँ से कहाँ कहाँ से हमें इरिगेशन का मिल सकता है, जो हम बोलते हैं स्रोत। स्रोत कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? देखो बहुत सारे स्रोत हैं, वेल्स हैं, कुएँ हैं, ट्यूब वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, डैम्स बनाए गए हैं, केनाल है, नालियाँ हैं। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आपको इरिगेशन कहीं से ही मिल जाएगा। देखिए अंकल सामने हमारे मोट से निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुएं से पानी निकाल रहे हैं और अपना इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, पुली सिस्टम जो होता है आपका उसको मोट बोला जाता है, पुली सिस्टम मोट बोलते हैं इसे। पुली की मदद से यहाँ पे घड़े से पानी निकाला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोट। ठीक है, इसके अलावा ये आपका एक मेथड है आपका इरिगेशन का। ठीक है, जो आपका कुएं में पानी रहता है उस, और कुएं में या लेक्स में या कैनाल में, ठीक है, जहाँ पे भी रहता है उसमें क्या होता है, हमें घड़े की मदद से पुली सिस्टम बनाते हैं। भाई ये देखिए पुली दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से कोई इसे खींच रहा होगा, पुल कर रहा होगा, और ये घड़ा ऊपर जब आया होगा, अंकल ने इसे उठा लिया होगा, तब इसमें से पानी निकाला होगा। तो इसे बोलते हैं पुली सिस्टम। ऐसी इस तरीके से एक चैन पंप होता है, चैन पंप होता है, ये रहा चैन पंप आपका, ये चैन पंप होता है, ये भी आपका यूज़ किया जाता है। देखो ये यहाँ पे किसी तरीके से चैन पंप यहाँ पे लगाया गया है, ये आपका यहाँ पे रोटेट करता रहेगा। और यहाँ पे इस जो बंदे अंकल जी ऊपर पकड़ रहे थे, यहाँ पे अभी नहीं पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इससे रहता है। ठीक है, ये से ही बंधा रहता है, इस व्हील से ही ये कनेक्टेड रहती है बाल्टी। तो ये आपका इस तरीके से पाइप रहेगा और इसमें जाकर आप ये पानी यहाँ पे सीधे जाकर फील्ड में चले जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से चलता है। इसके साथ एक और सिस्टम रहता है आपका, बहुत सारे सिस्टम रहते हैं। ढेकली है कि सिस्टम ढेकली है, ठीक है, ये बहुत पुराना सिस्टम है कि यहाँ पे आपका आप लोग देख सकते हो, हमने ये सी सॉ के टाइप का है कि इधर वेट वाला एक हमने पत्थर रख दिया जिसकी मदद से, जिसका वेट इस बाल्टी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बाल्टी में जितना पानी है इसका वेट ज़्यादा है, तो जब भी ये अंदर जाएगा, ठीक है, ये हम पत्थर हटा देते हैं तो ये आपका अंदर चले जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो एकदम ऊपर आके ये अपना पानी आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से। इसके अलावा एक और सिस्टम है ढेकली, ये हो गया, इसका राहत रहती है, लीवर सिस्टम रहता है, जिसमें कि हम एक जो बैल रहता है उसको बांध देते हैं। ठीक है, कोल्हू का बैल जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपका एक कोल्हू का बैल जो होता है वो यही होता है आपका, ये तेल निकालने के भी काम आता है कभी कभी तो। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहता है, ये यहाँ पे रोटेट करता रहेगा, ये यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, ये रोटेट करता रहेगा, जैसे जैसे रोटेट करेगा ये भी रोटेट होता रहेगा। ठीक है, ये से कनेक्टेड है, तो ये भी एक आपका मेथड है। तो ये आपका लिफ्टिंग वाटर करने के लिए यूज़ कर, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, पूछ लेता है आपसे कौन कौन से मेथड है जिससे आप लोग कर सकते हैं ट्रेडिशनल वे, कौन कौन से। एक तो मॉट हो गया, ठीक है, चेन पंप हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया, ढेकली हो गया, ठीक है, राहत हो गया। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। वैसे इसके डायग्राम पूछता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो आजकल कौन से मेथड है, मॉडर्न मेथड क्या क्या है? मॉडर्न मेथड दोस्तों ये स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिख रहा होगा ये मोटर यहाँ पे लगा रखी है, इस कुएं से निकाला जाएगा पानी, और ये पानी यहाँ पे जाके फील्ड में यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शावर टाइप के ओपन है, चारों तरफ फैल जाएंगे अपने इक्वल क्वांटिटी में, हर जगह सही मात्रा में पानी पहुँचाएगा फसलों को, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता वहाँ ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये मेथड है। यहाँ पे आपका रोटेटिंग नोजल कहते हैं, जिसे मैंने बताया आपका फवारा जो होता है एक टाइप का नोजल रहता है, रोटेटिंग नोजल होगा। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपका जो स्कूल का माली होगा वो भी यूज़ करता होगा इसे। ठीक है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से नोजल वो यूज़ करता है, वो चारों तरफ रोटेट करता है और पानी पूरे फील्ड में कवर हो जाता है। तो रोटेटिंग नोजल यूज़ किया जाता है स्प्रिंकल सिस्टम में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और ये आपका मेन पाइप से प्रेशर लगता है, देखो ये आपकी मोटर यहाँ पे लगाई गई है,
जैसे घरों में जो मोटर यूज़ होती है वैसे इस टाइप की मोटर रहती है, इसमें से पानी निकलेगा और ये इस पाइप के थ्रू यहाँ पे नोजल में जाकर चारों तरफ फील्ड में फैल जाएगा। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। ये अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लॉन कॉफ़ी प्लांटेशन, जो आपकी कॉफ़ी होती बनती है, लॉन रहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम रहता है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम क्या है? सेम वही मेथड इस वाला जो स्प्रिंकलर सिस्टम में था, आपने देखा था, इसमें ना वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। हमें पानी बचाना है, पानी वेस्ट नहीं करना। तो अगर इसका कोई ड्रॉबैक है स्प्रिंकलर सिस्टम का, वो यही है इसमें वाटर बहुत ज़्यादा जो होता है वेस्ट होता है। ड्रिप सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में आपका रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, आपकी जो होती है वाटर उसमें गिरती है, ठीक है, इस तरीके से। ये रहा आपका। तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे नोजल करके चारों तरफ इस तरीके से फैल रहा है, कहीं पानी ज़्यादा जा रहा है, कहीं पानी नहीं जा रहा, तो इस तरीके से नहीं होता। इसमें बस सीधे एक ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे आपका लगा रखा है। देखो ये बिल्कुल जिस फील्ड में जाना है उसमें जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है, पानी पूरा एक तरीके से पानी का जो होते हैं बचत हो जाती है, यहाँ पे वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने यही दे रखा है ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर फ्रूट्स, पानी मतलब जो आपके वाटरिंग फ्रूट्स होते हैं जो और आपके प्लांट्स रहते हैं, गार्डन ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट टेक्निक रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वाटर वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बोन वेयर द एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जैसे जहाँ पे आपका पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ ये बेस्ट मेथड है यूज़ करने के लिए, ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर इरीगेशन। तो which method is best for irrigation for the area where the availability of water is poor। तो availability of water is poor जहाँ पे होगी, पानी जहाँ पे कम होगा जिस एरिया में, वहाँ पे ड्रिप सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड में। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जो प्लांट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ बोया, किसी फील्ड में आपने कहीं खेत में आपने गेहूं देखा, गेहूं के आसपास बहुत ज़्यादा कुछ अलग टाइप के ही प्लांट भी और उगे रहते हैं, तो वो प्लांट कहलाते हैं आपके वीड, जो हम नहीं चाहते, अनडिजायरेबल प्लांट, हमें बिना हमने वो बोए भी नहीं थे, वहाँ पे हो गए हैं, उसको बोलते हैं वीड्स। यानी कि अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है, दैट ग्रो नेचुरली। ये नेचुरली हो जाते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, मतलब जो हमारी क्रॉप रहती है उसके साथ ही अपने आप ही उगाते हैं। तो इनको निकाला जाता है, इस वीडिंग को, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, ये हमारी जो ग्रोथ होती है क्रॉप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका हार्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इंटरफेस करता है हार्वेस्टिंग में। कई बार तो ऐसा होता है, ये इनमें से बहुत ज़्यादा जो वीट होते हैं वो आपके पॉइजनस होते हैं, उनमें आपका जो रहता है जहरीले भी रह सकते हैं, जिसके कारण जो होता है जो जानवर हो सकते हैं, हमारी खुद की भी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरीके से हमें वीड्स को हमें निकाल देना चाहिए। तो ये कई मेथड है इसको भी निकालने के, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा। तो इस तरीके की वीड जो होती हैं, जो आपके जो पौधे उग जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ में, इनको सबसे बेस्ट मेथड यही है, बेस्ट टाइम इनको निकालने का, रिमूव करने का हमारे खेतों में से। तो वो मेथड है आपका, जब ये इनमें से जब होता है, इनमें से जब ये हो जाता है कि ये जब फ्लावरिंग क्रिएट करने लग जाते हैं, मतलब जब इनमें जो आपके जो भी वीड्स हैं उसमें आपके फ्लावर आते हैं, मतलब ये जब फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ये जो आपके, जैसे मान लीजिए मैंने आपका यहाँ पे गेहूं हो गए हैं, यहाँ पे बगल में कोई वीड, कोई बेकार सा प्लांट उग गया, इसमें से भी फ्लावर मतलब एक फूल सा उग रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है। मुझे पता चल गया भैया ये अलग अलग क्रॉप है जो मैंने उगाई नहीं है, तो मैं इसे उखाड़ दूंगा इस वक्त, यहाँ पे जड़ से ही उखाड़ दूंगा इस वाले को, बिना इसे नुकसान पहुँचाए। तो ये आपका मेथड रहता है अपरूटिंग और कटिंग डैम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। ये आपका खुरपी की मदद से होता है। खुरपी को मैं भी आपको दिखाऊंगा, खुरपी आपने देखी भी होगी, ठीक है। ये आपकी खुरपी रहती है, इस तरीके की खुरपी रहती है जिससे कि आप लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, केमिकल बीडीसाइड्स होते हैं, जैसे कि आपका पौधा पूछ लेता है एग्जाम में, बीडीसाइड क्या होते हैं? बीडीसाइड होते हैं आपके 2,4-D, जैसे 2,4-D भी आपके एक बीडीसाइड है, जिसकी हेल्प की मदद, जिनको हम स्प्रे करते हैं, मतलब जिनको हम छिड़कावा करते हैं क्रॉप्स में, तो ये वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। ये भी वीडीसाइड्स का ही यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो वहाँ पे जो छिड़कावा करते हैं, स्प्रे करते हैं अपनी जो फसलों में, वो वीडीसाइड भी डालते हैं, जब वो फर्टिलाइज़र और ये सब डालते हैं वीडीसाइड भी डालते हैं। तो ये आपका वीडीसाइड जो होता है डाइल्यूट कर देता है वाटर को, एक्सटेंड कर देता है, और यहाँ पे जो होते हैं आपका स्प्रे करा जाता है स्प्रेयर की मदद से, ठीक है।
तो यहाँ पे जो होता है पानी में इसे मिला देते हैं, पानी में मिलाने के बाद पूरे खेत में इसे छिड़क देते हैं ताकि आपका बीट ख़त्म हो जाए। देखो ये अंकल जी छिड़क रहे हैं बीट, ये इस तरीके की मशीन रहती है, इससे आपके स्प्रे कर रहे हैं बीट्स को, पानी के साथ ही मिलाते हैं इस वीडीसाइड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वीडीसाइड जो होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है, मतलब कि मैंने बताया ना, क्या वीडीसाइड जो होता है, जो ये छिड़कावा कर रहे हैं अंकल जी, इनको भी अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो मास्क पहन रखा है और अपना बिल्कुल अपने कवर कर रखा है बॉडी को, बॉडी तो कवर नहीं कर रखी है, अपना जो है अपना माउथ और अपना नोज़ कवर कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, बेसिकली ये भी एक जहर ही होता है, केमिकल ही है, तो इसको ये होता है, उसको भाई वीडीसाइड को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को करना जरूरी है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होती है दोस्तों? हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज इंपॉर्टेंट टास्क एंड कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर। मतलब जब हमारी फसल बन के तैयार हो जाती है, फसल बिल्कुल उग गई है, अब वक्त आ गया उसकी कटाई का, मतलब हमने जो गेहूं बोए थे उनको काटने का अब वक्त आ गया है अपने जो भी फील्ड है। तो यहाँ पे ये 3 से 4 मंथ लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अक्टूबर में मैंने करा था, मार्च में मैंने उसको जो गेहूं थे उनको जो होती है कटाई होती है। तो इस तरीके से 3 से 4 मंथ इनको लगते हैं सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में, और भी जो बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, किसी को ज़्यादा मंथ्स लगते हैं, किसी को कम भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा मैटर करता है। तो यहाँ पे ये जो होता है आपका, in the harvested crop the grain seed need to be separated from the chaff. This process is called threshing. threshing की मदद से आपको ये इस प्रोसेस को threshing बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम chaff। तो ग्रेन क्या होता है आपका, ग्रेन यानी कि अनाज जो होता है उसको भूसे, भूसा मतलब chaff, भूसा से अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। भाई भूसा हम अलग रखेंगे, अपना जो अपना अनाज है हम उसे अलग रखेंगे। भाई अनाज में तो हम भूसा नहीं मिला सकते ना, वरना तो हमारा अनाज कोई भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे यही प्रोसेस रहता है, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। जैसा आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं के अंदर बहुत सारा भूसा भी आ जाता है कभी कभार, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा जो होता है उसमें हम अनाज हम अलग रखेंगे, भूसा अलग रखेंगे, शाफ को अलग रखेंगे, और अपना जो ग्रेन है सीड्स को अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कैसे किया जाता है, ये आपका करा जाता है मशीन की मदद से, कंबाइन की मदद से। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कंबाइन है, ये कंबाइन मशीन है, ये हार्वेस्ट के लिए यूज़ के लिए थ्रेशर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अब बड़े फील्ड में तो ये कंबाइन का यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग के लिए। थ्रेशिंग का मतलब क्या है, मतलब कि आपका जो अनाज है उसमें से भूसा निकालना, नहीं, भूसे में से अनाज निकालना, भूसा और अनाज को अलग करना है, थ्रेशिंग उसे बोलते हैं। तो बड़े पैमाने पे तो आपका जब बड़ा खेत होता है तो उसमें कंबाइन यूज़ करा जाता है, ये वाला आपका मशीन पूरा यूज़ किया जाएगा, कंबाइनर। तो यहाँ पे अगर आपका छोटा फील्ड होगा तो हम ये यूज़ करते हैं विनोइंग मशीन, विनोइंग मशीन यूज़ करी जाती है जो छोटे फार्मर होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आपका जो होता है, आपका भूसा अलग निकाल दिया जाता है, आपका जो अनाज होता है वो अलग निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। कई बार जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है इन्होंने एनसीईआरटी में बता रखा है, इस बच्ची का नाम पहेली है। तो पहेली यहाँ पे क्या पूछ रही है, पहेली ये पूछ रही है कि कई बार हार्वेस्टिंग के टाइम में स्टब्स लेफ्ट रह जाते हैं अपने फील्ड में। स्टब्स क्या होते हैं, स्टब्स वो होते हैं जो आसानी से अपने जो रहते, आसानी से आग पकड़ सकती हैं। ठीक है, और ये अपनी क्रॉप्स जो होती हैं भाई, फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। जो चीज़ वहाँ पे जल्दी से आग पकड़ लेगी वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस बारे में पहेली यहाँ पे ये बच्ची बात कर रही है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल आपने देखा होगा, बहुत सारा हमने बहुत सारे फेस्टिवल सुने हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। आपको पता है 3 से 4 महीने बाद, हमारे जो कठिन परिश्रम के बाद, हम लोग अपने जो होते हैं फसलों की कटाई करते हैं। और हमारी जब हमारे लिए तो हमारा खेत सोना है, तो उसके हम जो होते हैं फार्मर के लिए वही पूजा है सबसे बड़ी। तो उसके लिए वो फेस्टिवल मनाता है कि जब उसकी कटाई होती है उसके लिए फेस्टिवल मनाता है। तो उसके लिए वो जो फसलें बोना और उसकी कटाई करना बहुत बड़ा परिश्रम का काम है अपने जो किसान भाई लोग हैं। तो किसान जो होते हैं वो इस चीज़ को करते हैं, और कैसे करने के बाद वो अपने जो इस पूरे जो मेहनत है उसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जो कि हमारे भारत क्षेत्र है कई जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, नबन्य बिहू आसाम में मनाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य में मनाया जाता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रखा जाता है।
अब इसके बाद जाता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, यहाँ पे जो होता है आपका, जब आपने क्रॉप आपने निकाल लिया, अलग से अपना अनाज निकाल लिया, अब उसका जो होता है हम लोग स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज भी भाई उन्हें रखना भी अच्छी तरह, वरना वो ख़राब हो जाएंगी। तो हार्वेस्ट करने के बाद हमने कैप्ट करते हैं लंबे समय के लिए। किस तरीके से लंबे समय के लिए करते हैं, ताकि वो कोई भी कीड़े मकोड़े, चूहे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खाए ना, तो उनसे बचाए रखने के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से रखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इंसेक्ट, चूहे और आपके जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनसे बचाए रखने के लिए हम जो होते हैं क्रॉप्स को होते हैं धूप ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में रखते हैं, मतलब धूप दिखाते हैं उन्हें, उन्हें गीला नहीं होने देते। अगर वो गीली हो गई तो वो ख़राब हो जाएंगी। ख़राब कैसे हो जाएंगी, मॉइस्चर के आते ही वो जो होता है अटैक हो जाएगा उनमें, पेस्ट लग जाएंगी, इंसेक्ट पेस्ट लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएगी, फंगी लग जाएगी, फसल हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो मम्मी पापा होते हैं वो जब गेहूँ होते हैं उसको छत पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, जो ख़राब भी हो रहे होते हैं उनको भी डाल देते हैं, ताकि उसमें से कीड़े मकोड़े जो हैं वो सब निकल जाएँ। ठीक है, तो आप लोग खा सकें वो अच्छी तरीके से। और यहाँ पे यही प्रोसेस अपनाया जाता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहेली फिर आ गई। पहेली क्या बोल रही है, आई साय माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव्स इन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट। देखो ये नीम जो लीव्स हैं, अब बहुत से ऐसा होता है कि जो अपना जो गेहूं का टैंकी होती है उसके अंदर हम लोग नीम के लीव्स डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि नीम के लीव्स जो होते हैं उसके अंदर जो कीड़े होते हैं उनको मार देती है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। देखो इस तरीके से आपका ग्रेन या आपका जो रहता है सिलोज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है वो इस तरीके से करता है। ये एक संस्था है भारतीय खाद्य निगम, बहुत बड़ी संस्था है, वो इस तरीके से करता है अपना जो खाद्य जो होता है उसको इस तरीके से बचाए रखता है, स्टोरेज रखता है। तो यहाँ पे ये आपका रहता है, देखो किस तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं, बोरे में रखे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से स्टोरेज रखी गई है। गनी बैग्स कहते हैं इन्हें, गनी बैग्स कहते हैं। कोई पूछेगा इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें गनी बैग्स बोलते हैं, ग्रेनरी की। ठीक है, तो इनमें रखा जाता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस एंड ग्रेनरीज। तो सिलॉस जो आपके ये रहते हैं, सिलॉस आपका ये रहता है, सिलॉस हैं ये खंबे जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो हैं आपकी ये आपकी ग्रेनरीज हैं। गनी बैग्स जो हैं आपकी, ये आपकी ग्रेनरीज में रखी गई हैं। ठीक है, गनी बैग के अंदर ग्रेनरीज में रखी गई है। तो ये आपके इस तरीके से रखा जाता है। जब ये बड़ी लार्ज क्वांटिटी में रखा जाता है तो केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, ताकि इसमें जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो लग ना सके। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इस पूरे चैप्टर में क्या समझा, ठीक है, वट यू हैव लर्न। देखो हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम लोग जो है हमें कुछ सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, और सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। हमने यही पढ़ा कि अगर हम एक जैसे जो प्लांट होते हैं उनको एक जगह हम लोग बोएं तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, इसको ही फसल बोला जाता है। जब हम एक तरीके के जो पौधे होते हैं उनको एक जगह कई मात्रा में, एक से अधिक मात्रा में बोते हैं तो उसे बोला जाता है फसल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रबी और खारिफ क्रॉप में डिवाइड किया गया है, इन क्रॉप्स को ये बताया गया है। दूसरा यही बताया गया था कि सॉइल को हम लोग जो होता है लेवलिंग करी जाती है, टिलिंग करा जाता है, सॉइल को ढीला करा जाता है, उसमें खेती करी जाती है, प्लफिंग हल चलाया जाता है, लेवलर एक समांतर किया जाता है, उसे लेवलर किया जाता है, ये इन्होंने बता रखा है। हमें जो बीज होते हैं उनको हमें अंदर तक बोते हैं। ठीक है, अच्छा पैदावार करते हैं उनके, हेल्दी सीड्स हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सोइंग में हमें सीड ड्रिल का यूज़ करना चाहिए। सीड ड्रिल सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने आपको बताया था। वैरायटी ऑफ सीड्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी उसमें अच्छी गहराई में हम उसे रखें ताकि वो अच्छी तरह उग सकें। ठीक है, और यहाँ पे अपना टाइम टू टाइम हमारी जो मिट्टी है उसको हमें ऑर्गेनिक मैन्योर देनी चाहिए, फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ देना चाहिए। और यहाँ पे आपका केमिकल फर्टिलाइज़र भी हम लोग ले सकते हैं, पर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा। ठीक है, पानी हमें देना चाहिए। इरीगेशन का मेथड मैंने आपको बताया था। हमें वीड्स जो होना चाहिए, बीडिंग को हमें हटाना चाहिए, जो हमारे अनवांटेड क्रॉप्स उग जाते हैं साथ में क्रॉप्स के, उसको हमें नहीं रखना चाहिए। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चॉप, मतलब वही आपका आपका जो ये रहती है आपका भूसे को अलग रखेंगे और जो अनाज है उसको अलग रखेंगे, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। हमने ये पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर स्टोरेज कहाँ रखेंगे, ग्रेन्स में रखेंगे। नेसेसरी रखना पड़ेगा, हमें प्रॉपर स्टोरेज रखना पड़ेगा अनाज को। ठीक है, और अच्छी तरह उसमें केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, वरना किससे बचाने के लिए, हमारे पेस्ट, रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वरना जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं उसमें फंगस लग सकती है, बैक्टीरिया लग सकती है, तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो
फूड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। जो आपका जो होता है खाना आपका मिलता है एनिमल से, जिसको हम पालते हैं, जो भी हम पालतू जानवर होता है उससे हमें खाना मिलता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर है, ये एक्सरसाइज दे रखी है, मैं इसका आपका करवा देता हूँ एक्सरसाइज भी साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था ये वाला, और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जल्द से करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो पहले एक्सरसाइज में आओ, आप लोगों को क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और यहाँ पे ये इसका आंसर पहले से ही दे रखे हैं ऊपर। ठीक है, हमें इसे फिलअप करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेट ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस, यानी कि वही पूछ रहा है कि अगर एक तरीके के पौधों को हम बड़े पैमाने पर एक जगह उगाएं तो उसे क्या बोलते हैं, भाई उसे क्रॉप बोलते हैं, सीधी सी बात है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पहला कौन सा ऐसा कदम है जिसको हम जो भी फसल है उगाने में यूज़ होता है। तो हमें सबसे पहला जो कदम है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, यानी यहाँ पे प्रिपरेशन आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम मिट्टी को ही तो देखेंगे ना, मिट्टी कैसी है। अब आओ नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। आपने पढ़ा था डैमेज सीड, यानी कि जो खराब जो सीड है, खराब जो बीज है, वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, फ्लोट करता है, यानी कि फ्लोट यहाँ पे आ जाएगा। चौथा, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो क्या चाहिए हमें, मैंने बताया था, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में भी, क्रॉप क्या है, प्लांट ही तो है, उसे सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वो दे रखी है, क्या दे रखी है, मैचिंग दे रखी है। मैचिंग हम लोग करेंगे, मैचिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है खारीफ क्रॉप। खारीफ क्रॉप का हम देखते हैं, खारीफ क्रॉप यहाँ पे आप लोग देखो, खारीफ क्रॉप किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे खारीफ क्रॉप आपका रिलेटेड है पैडी एंड मेज से। पैडी और मेज ही तो आपके खारीफ क्रॉप होते हैं ना। रबी क्रॉप कौन से होते हैं, रबी क्रॉप जो आपके समर में बोए जाते हैं, वीट, ग्राम और पी। ये आपको हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर कौन से हो गए, मैंने बताया था यूरिया होता है, यूरिया सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सी होगी आपकी, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होगी आपकी वो होगी आपकी एनिमल एक्सीटर, काउडंग और यूरिन। भाई ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या मतलब है, मैन्योर ही तो है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है खाद ही तो है। खाद कौन किसे कहते हैं हम, गाय के गोबर को, प्लांट के वेस्टेज को, यूरिन को। हमारी जो टॉयलेट है वो भी अपना ऑर्गेनिक मैन्योर है। आपको ये बता रहा हूँ मैं, जो आपके जो एनिमल्स हैं जो पॉटी करते हैं वो भी आपकी एनिमल एक्सक्रीटा बोलते हैं उसको, वो भी आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर है। केमिकल फर्टिलाइजर अलग है, केमिकल फर्टिलाइजर आपका यूरिया सुपर फोस्फेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस वाले ऑप्शन का ये फूड ऑफ और कैटल, ये आपका किसी का नहीं है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी आप लोग 2 एग्जाम्पल दे दो खारीफ और रबी के, आप लोग ऊपर वाले दे सकते हो, है ना। ये रहे आप लोगों के रबी के पूछ लो तो वीट, ग्राम एंड पी दे दो, खारीफ के पूछे तो आप लोग ये वाला दे दो, पैडी एंड मेज दे दो। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वेडिंग एंड थ्रेशिंग। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग आराम से खुद कर सकते हो, इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोइंग के बारे में मैंने बताया था आपको, थ्रेशिंग के बारे में मैंने बताया था, वीडिंग के बारे में बताया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताया था। चाहे तो आप लोग प्लेन पेपर पे खुद लगा सकते हैं, अपने खुद के आइडिया लिख सकते हैं। ठीक है, खुद लिखोगे अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर डिफरेंट क्यों है मैन्योर से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इरिगेशन क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, कौन से 2 इरिगेशन मेथड है वो भी मैंने आपको बताया था, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे शुरुआत में ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसने एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या पूछा है इसने क्वेश्चन, इसने पूछा अगर जो गेहूं होता है उसको हम खरीफ सीजन में उसे हम उगाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर हम उसे खरीफ सीज़न में हम लोग गेहूं को उगाएं तब क्या होगा। तो दोस्तों ये होगा, आपकी जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो वीट है वो आपका अक्टूबर में होता है, अक्टूबर में हम लोग बोते हैं। ठीक है, आप लोग अब गर्मियों में बोओगे उससे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, और इसको पानी कम लगेगा तब, क्योंकि अब ये आपका खरीफ सीजन में बोया जा रहा है, तो इसके कारण आप लोग यहाँ पे इसको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये आपका रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। ठीक है,
अगर आप लोग लगातार जो होगा, आप लोग लगातार सॉइल को जो होगा कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप करते चले जाओगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और वो सॉइल बेकार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से हम जो होते हैं क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन यहाँ पे ज़रूरी है, वरना आपका सॉइल ख़राब हो जाएगा। बीड क्या होता है? बीड आपका वही होते हैं जो आपके क्रॉप्स के साथ अनवांटेड जो प्लांट उगाते हैं, उसको हम बीड बोलते हैं। बीड को कंट्रोल करने के लिए क्या मैंने बताया था? बीड को कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारी तकनीक बताई थी। बीडीसाइड बताया था। बीडीसाइड एक प्रोसेस है जिसमें आपने पानी के साथ मिलाते हैं और पूरे खेत में उसको छिड़क देते हैं और बीडीसाइड को, बीड्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन बॉक्स को जो है आप लोग प्रॉपर ऑर्डर में लगाएं। तो प्रॉपर ऑर्डर में क्या रहेगा? यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे रखा है? तो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लफिंग फील्ड, मैन्योरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद क्या करते हैं हम? प्लफिंग ऑफ फील्ड। प्लफिंग ऑफ फील्ड के बाद क्या करते हैं हम? सोइंग करते हैं। सोइंग के बाद क्या करते हैं? मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग के बाद क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? इरिगेशन करते हैं। ठीक है, इरिगेशन के बाद क्या होनी चाहिए? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होनी चाहिए? उस क्रॉप को जब हम कटाई कर देते हैं, क्रॉप को बेच देते हैं शुगर फैक्ट्री में या अपनी फैक्ट्री में कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 6 4 7 2 3 1। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो था आपका ये कंप्लीट हो चुका है। 11वां हम देख लेते हैं यहाँ पे, कंप्लीट द वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन द, ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो ये इसको हम देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर पहले को प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ से एक से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपका कैसे रहेगा? ये आपका हो जाएगा इरीगेशन। ये आपका इरीगेशन बन जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे पूरा इरीगेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा क्या पूछ रहा है? कीप क्रॉप ग्रीन फॉर लॉन्गर टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर कंडीशन, अच्छा ये कीप का मतलब तो स्टोरेज होता है, तो यहाँ एस से स्टार्ट है तो यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगा पूरा। ठीक है, आप क्या बोला? तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने? अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। मशीन यूज़ करी जाती है, तो मशीन कौन सी यूज़ करी जाती है? हार्वेस्टर यूज़ करी जाती है। हार्वेस्टर यूज़ करते हैं ना काटने के लिए, तो यहाँ पे हार्वेस्टर आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्या पूछता? अ रबी क्रॉप डैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्स। कौन सी पल्स है? एक रबी क्रॉप जो पल्स भी है, ग्राम। ग्राम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ क्या है? सर्टेन प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, सर्टेन प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसके क्या बोलते हैं? क्रॉप। भाई एक से ज़्यादा जब हम क्रॉप को उगाते हैं, प्लांट को उगाते हैं एक जगह पे, उसे क्रॉप ही तो बोलते हैं, तो क्रॉप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये लास्ट में देखो आप, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शॉप, यानी कि अनाज को हम भूसे से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग बोला जाता है, विनोइंग आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट दे रखा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना काम का है नहीं, वैसे आप लोग इसे चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। मेरा पहला लेक्चर था आपका इसके लिए, आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, पूरा एनसीईआरटी का। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। कहीं मेरे से गलती हुई होगी तो सॉरी, उसके लिए मैंने पूरा अपने यहाँ पे 100% देने की कोशिश करी है। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगा, एक हर एक क्लास का कराने की कोशिश करूँगा। ये तो क्लास 8 का कराया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर था। तो thank you once again for viewing my video, and if you like my video please subscribe my channel and press the bell icon also। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।